अब जो शब्द है तो ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा मौखिक और एक होगा लिखित। मौखिक और लिखित। अब देखिए यही से सवाल आपका आएगा, अब मौखिक संचार किसे कहेंगे? तो जब हम किसी भी सूचना को, विचार को, भावनाओं को बोलकर, ऐसे बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक संचार कहा जाएगा। इसमें ध्यान देना है, बोलकर। बोल का मतलब इसके क्या रूप हो सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए भाषण कोई दे रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, भाषण दे रहा है, आपको जो गाना कोई गा रहा है, गीत संगीत, ये सब किस में आएंगे? पता लेंगे ना, गीत संगीत भाषण इंटरव्यू, जहां कुछ भी बोलने वाली बात हो वो सब क्या होगा? अब रेडियो के द्वारा कोई संचार होगा, किस में आएगा? बोलिए। हाँ, क्लियर पहचान लेंगे ना। तो मौखिक में बोलकर किया जाता है संचार। इसके कई रूप हो सकते हैं, कई बार पहचानने को आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होगा? जैसे भाषण हो गया, गीत संगीत, अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है, ये सब कुछ इसमें आएगा। लिखित में क्या? देखिए अब इसमें 3 सवाल पूछा जाता है कि मौखिक संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होना चाहिए। अगर हम कोई संचार मौखिक कर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ये कैसा संचार? मौखिक है। तो मौखिक संचार करने का कई बार आपको प्रश्न पूछा है, सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा? तो देखिए लड़के इसमें फंस जाते हैं, इसमें शुद्धता दे देगा, प्रतिबद्धता दे देगा, तमाम चीज। सबसे मुख्य होता है सरलता। ध्यान दीजिएगा शब्दों को। सबसे मुख्य होता है मौखिक संचार में सरलता होनी चाहिए। अगर सरलता नहीं है, खूब जटिलता है, खूब कॉम्प्लिकेट करके बना दिया गया, बात को कह दिया गया, समझ में नहीं आए, संचार अधूरा रह गया। संचार का मतलब यही है कि जिस अर्थ में हम जो बात आपको समझाना चाहते हैं, उसी अर्थ में आपको समझ में आना चाहिए, और स्थानांतरण तो होना ही चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल आता है बार बार कि मौखिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा? याद रखिएगा, सरलता। हल करिएगा तो ये सब प्रश्न मिलेंगे। तो एक चीज हो गया। दूसरा एक बड़ा प्रश्न पूछा है कि मौखिक संप्रेषण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान यही रखना चाहिए कि हम अपनी बात को कैसे कहते हैं। हाँ जी, कैसे कहते हैं, ध्यान के हल पेपर करेंगे तो ये सब सवाल ऐसे पूछा जाता है। तो कैसे कहते मतलब सरलता से कहते हैं, ये ध्यान रखना है कि मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है कि हम अपनी बात को कैसे कहते हैं। और कैसे कहने का मतलब किससे है कि सरलता के साथ कहते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा यहां से सवाल बनेगा कि मौखिक संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या होगी। जैसे अभी था ये, अभी मोबाइल खराब हो गया था, बात करने वाला जो चीज है, तो इसी को बाधा कहते हैं। यानी खराब श्रवण जो हम पहुंचा रहे हैं वो किसी तरह से टूट फूट के जाए, अच्छे से ना जाए, किसी को कम पहुंचे, किसी को ज्यादा पहुंचे, इस तरह की बात हो जाए। तो खराब श्रवण जो है इसका सबसे प्रमुख बाधा है। 3 चीज याद रख लीजिए। याद हो गया? बोलिए, मौखिक संप्रेषण किसे कहेंगे? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलकर जब हम सूचनाओं को पहुंचाएंगे, अब बोलने के जितने भी माध्यम होगा, चाहे गीत संगीत भाषण इंटरव्यू कुछ भी, वो सब इसको पहचानने पाएगा तो पहचान लेंगे। अब 3 चीज समझना है कि मौखिक संप्रेषण को प्रभावशाली करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सरलता। क्लियर? और दूसरा बात आपको ध्यान देना कि ये बात कैसे कहा जाए, इसको ध्यान रखना है। सवाल आएगा कैसे, किस तरह, तमाम। तो कैसे संचार कहा जाए, इसको ध्यान रखना है। और सबसे प्रमुख बाधा क्या होगी? बाधा कमजोर श्रवण, खराब श्रवण, ये बाधा होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई मौखिक में। अब आइए लिखित संचार क्या होगा। लिखित संचार जब हम सूचनाओं को लिखकर पहुंचाते हैं किसी के पास, तो उसी को हम क्या करते हैं? लिखित संचार करते हैं। अब इसके क्या माध्यम हो सकते हैं? हाँ, कई
कई चीज हो सकता है, पत्र हो सकता है, पंपलेट हो सकता है। देखते ना लोग प्रचार करते हैं, पंपलेट छाप दिए, लेटर लिख दिए, पुस्तक के द्वारा कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, मैगजीन पत्रिकाओं के द्वारा, यही सब इसके रूप में इसमें कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। अब सवाल एक बार पूछा था कि लिखित संचार का किसी भी संगठन में, संस्था में सबसे ज्यादा प्रयोग कब और किस कंडीशन में होता है, एक बार सवाल आया था। तो देखिए, लिखित संचार वहीं पे संभव होता है ज्यादातर जब आमने सामने लोग ना हो। जैसे मानिए आमने सामने ना हो, जैसे कोई संगठन है उसमें कोई सदस्य आपस में आमने सामने ना हो, लेकिन इमरजेंसी कोई बात पहुंचाना है तो आप क्या करते हैं कि लिख कर लेटर क्या है छोड़ दिया जाता सबको। तो जब डेल्फी तकनीकी है, डेल्फी तकनीकी आप लोग हल कर रहे होंगे पेपर तो मिला हो ऐसी कि डेल्फी तकनीकी में कहा है कि जहां सदस्य आपस में मिलते कम हो, आपस में मिलते कम हो, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण संचार लिखित संचार होता है। ये कौन बताया है? डेल्फी ने बताया है। डेल्फी संचार के कई मॉडल दिए हैं, तो इससे उनका नाम पूछा जाता। सवाल डायरेक्ट पीछे में ऐसे ही आया था कि डेल्फी तकनीकी में किस संचार को महत्व दिया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा? लिखित संचार। और उन्होंने इसको क्यों महत्वपूर्ण बताया कि जब किसी संगठन में सदस्य बहुत कम मिलते जुलते हैं, आमना सामना नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में पत्रों के माध्यम से जो भी सूचनाएं हैं, आदेश है, जो भी चीजें हैं वो पहुंचा दी जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? लिखित संचार का। यहाँ पे क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया? छाट लेंगे किसी भी तरह से आएगा क्लियर। लिखित में उदाहरण कुछ भी देगा, ध्यान रखिएगा, वहां लिखने वाली बात होगी, पॉम्पलेट होगा, बैनर होगा, जो प्रचार करने का विज्ञापन हो गया, ये सब किस में आएगा? लिखित में आ जाएगा। पुस्तक भी हो सकता है, मैगजीन भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, तमाम चीज जहां पे लिख कर हम अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं, तो उसी को लिखित संचार कहा जाएगा। तो इसमें भी तो शब्द होते ही है ना, इसीलिए दोनों को क्या कहा गया है? वाचिक या शाब्दिक कहा गया है। क्लियर आता? अब इधर आइए, अवाचिक क्या होता है? जिसमें शब्द का प्रयोग ना हो। इसका मतलब इसमें शरीर के जो हाव भाव होते हैं, हाव भाव, शरीर के जो हाव भाव, अभिव्यक्ति चेहरे की, तो ये सब क्या होते हैं? यही सब क्या होता है? अवाचिक संचार होता है, अवाचिक संचार है। कई बार एक चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने बताया था कि दुनिया में कई तरह के संचार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है मूलभूत जो कहीं भी किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का रहने वाला हो, वह अवाचिक संचार के 6 पॉइंट उन्होंने बताया था। लगभग सभी देश के लोग, चाहे अमेरिका का हो, और हंसेगा तो सब एक ही अभिव्यक्ति रहेगा, क्यों दूसरे तरीके से हंसेगा? हाँ, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, हंसने की अभिव्यक्ति क्या होती रहेगी? सबका इस तरह होगा, है ना? इसी तरह चाहे हर्ष में हो, क्रोध में हो, दुख में हो, संसार के कहीं चले जाओ, किसी भी मानव प्रजाति में चले जाइए, ये अभिव्यक्ति सब समान तरीके से करते हैं। हर्ष में जो उछलना कूदना होता, चाहे देखिएगा कहीं के भी लोग क्रिकेट मैच आप देखते हैं ना, कोई विकेट देखता है तो कूदता है, भागता है, सब कोई ऐसा विकेट में रोता तो है नहीं, जो खुशी का इजहार है। तो ध्यान देना यही है कि सभी क्या है? अवाचिक संप्रेषण। अब इसमें होता क्या है? कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अवाचिक संप्रेषण के कई मीनिंग्स पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं नाक रगड़ना, ताली बजाना, कंधे उचकाना, त्योरी चढ़ाना, इस तरह के लोग कर देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब बोलिए अवाचिक संप्रेषण है। लोग समझ जाए कि गुस्सा आ गया है, इस तरह नाक रगड़ना समझने कि भाई कोई मामला है, या तो नाराज है, कुछ है मामला। तो उन सबको मीनिंग्स को आपको लिखना होता है, समझना होता है। कंधे उचकाना, तो मिलाने को कंधे उचकाना, मतभेद होना, यानी हम आपके बात से समर्थन नहीं करते। उल्टा उल्टा होता तभी नाक चलाना। देखिए आप इसका मुहावरा मत समझ लेना, हाँ, नाक चलाना है तो मुहावरा लिख देना। इस संचार का मीनिंग्स है कि जो अवाचिक संप्रेषण होता है उसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं,
यहाँ नाक सहलाना का मतलब क्या है? उलझन की स्थिति में आना। उस समय लिखा है कि आदर्श से वही बार बार पूछता है, त्योरी चढ़ना को झुंझलाहट, त्योरी समझते ना, आंख की जो आईब्रो क्या है, इस आकार का हो जाता है। इसी क्या है? ईर्ष्या, झुंझलाहट, इसी का तो प्रतीक होता है। ये सारे प्रतीक आपको लिखाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3-4 तरह के सवाल नए पैटर्न पूछेगा। ये बताइए, कहीं पर अगर ड्रेस कोड बना दिया जा रहा है, ड्रेस कोड, एक स्कूल का ड्रेस कोड है, तो बताइए कैसा संचार होगा? और अच्छी होगी, दूसरे का कहा है ड्रेस कोड शरीर की अभिव्यक्ति को बता रहा है ना, तो भाई इस तरह का ड्रेस इस विद्यालय से रिलेटेड है, तो ड्रेस कोड। नृत्य बताइए कैसा होगा? और अच्छी, ये सारे सवाल आए, इसीलिए खाली समझना होता है इसमें। तो आप बताइए, अवाची मतलब चेहरे की अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, हाव भाव, ये सब कहेगा किसमें आएगा भैया? जो लहजा वजह होता है चलने का, घूमने का, ये सब क्या है? ये सभी अवाची। नृत्य है अवाची।